हैं भारत के, देखिए ना 5 कौंसल खाने मौजूद हैं पाकिस्तानी सरहद के ऊपर अफ़गानिस्तान में। के ब्रिगेडियर ऑफ़िसर सर्विंग वहाँ वो बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कोई कोई हॉकी की गेम तो खेल नहीं रहे, वो दहशतगर्दी का जाल बुन रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बुन रहे हैं। तो याद है कि भारत ने कुछ अर्सा पहले ये भी ड्रामा रचाया कि कश्मीर के अंदर दाइश मौजूद है और दाइश के झंडे जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर दिखाए गए। कुलभूषण यादव का जो केस था, जब जनरल राहील शरीफ साहब ने उसको सजाए मौत दी थी, उस वक़्त की हुकूमत ने लैतो-लाल से काम लिया और उसको तकरीबन 2 माह डिले कर दिया, जिसके ऊपर हिंदुस्तान को ये मौका मिल गया, जो नरेंद्र मोदी ने एक्सेप्ट किया हुआ है ढाका के अंदर के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक कारकुन था, जिसने मुक्ति बाहिनी का साथ दिया और मैंने पाकिस्तान को तोड़ने में किरदार अदा किया। तो एपीएस का वाकया अभी पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर नहीं आया था, लेकिन दिन को 11 बजे तकरीबन रॉ के जो फॉर्मर चीफ थे विक्रांत सूद, उनका बाकायदा ट्विटर के ऊपर पैगाम मौजूद है कि सीआईए ने सैफरॉन टेररिज्म का नाम दिया भारतीय आरएसएस को। कि भारत जिसने पूरे खित्ते का जीना हराम किया हुआ है, वो श्रीलंका हो तो वो वहाँ दहशतगर्दी करवाता है, वो भूटान हो तो वहाँ दहशतगर्दी करवाता है। पूरी दुनिया जो है ऑंग सान सूची को क्रिटिसाइज़ कर रही थी, जेनोसाइड के ऊपर ख़ास तौर पे रोहिंग्या के हवाले से। उस टाइम पे नरेंद्र मोदी वो वहाँ पहुँच गए और उनका जो है वो पुष्टपनाही कर रहे थे। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसके अब बेसिस अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, उसमें भी ये इल्ज़ामात हैं कि भारत की एम्बेसी ने वहाँ पे उनकी फंडिंग की और वहीं से उनको पैसे मिल रहे हैं। एक 90 पाकिस्तान के अंदर है और उसका क्या किरदार रहा ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक कमाल की बात ये है कि एक 90 अफ़गानिस्तान में भी है। एक बाकायदा उसका नाम ही 90 है। वो 90 क्यों है? और वहाँ कुन्नड़ में बैठ के क्या काम होते हैं? नूरिस्तान के एक शहर है जिसको नौम कहते हैं। वहाँ बाकायदा रॉ, सीआईए, मोसाद, खाड का वो एनडीएस जिसको अब कहा जाता है, वहाँ बाकायदा एक हेडक्वार्टर है उनका और उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है, डिस्टेबलाइज़ पाकिस्तान। तालिबान के हवाले से हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान को जब उन्होंने खत लिखा, 2 बंदों का उन्होंने ज़िक्र किया कि जिनके ऊपर वो एतबार करते हैं, उनकी बात वो सुन भी लेते हैं और अपनी बात उनको पहुँचा भी देते हैं। उन 2 बंदों में आप भी थे। तो आपको तालिबान अब क्या बता रहे हैं? वो क्यों ये दोबारा उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी? अमन क्यों नहीं आने दे रहे? जो है वो मुआहदे की पासदारी दोनों तरफ से नहीं हुई। पहले इनिशिएट जो था वो अमेरिका ने किया है, वहाँ बमबारी की और तालिबान को जो है निशाना बनाया। फिर आपको पता है लैतो-लाल से काम लिया उनके कैदी रिहा करने में, जिससे मामलात खराब होना शुरू हो गए। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत के हवाले से और खित्ते की जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उस पे बात होगी और मेरे साथ मौजूद हैं दिफ़ाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया सर आपने हमें जॉइन किया। बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूँगा पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, डॉक्टर मोईद साहब, उन्होंने कल ही किसी भारतीय चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, उसमें भारतीय खुफिया एजेंसी मुलविस है। ये एक ऐसी बात है जो बहुत अरसे से इसका ज़िक्र आ रहा था, हमें भी ज़राए बताते थे, आपकी भी सोर्सेज़ आपको बताती होंगी। लेकिन माज़ी में हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। क्या ये अब एकदम से शिफ्ट है हमारे मौक़िफ़ में कि इन तमाम चीज़ों को हम अब बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका काज़मी साहब। पहली बात ये है कि मैं दफ़ाई तज्ज़ियाकार के साथ-साथ तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर का सरबराह भी हूँ, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है और मेरे ख़्याल में ये बड़ा फ़ोरम है मेरे लिए और इसी तरह मैं डायरेक्टर जनरल हूँ मीसाक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि एक थिंक टैंक है। आपके सवाल की तरफ माज़ी में भी ऐसा होता रहा, सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो थी वो बताती रहीं, बारहा बावर कराया और सबूत पेश किया। आपको याद होगा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के दौर के अंदर बाकायदा एक डोज़ियर पेश किया गया बलूचिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की और रॉ की इन्वॉल्वमेंट के लिए जो यूनाइटेड नेशन के अंदर भेजा गया। लेकिन उसके बाद उसको परसूँ नहीं किया गया, उसके ऊपर उस अंदाज़ में काम नहीं किया गया जिस तरह से करना चाहिए था। इसी तरीके से दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो थी वो भी इन्वॉल्व्ड रहीं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर खाड़ थी, मोसाद थी, खुद सीआईए के ऑपरेशंस जो थे वो पाकिस्तान में कैरी हुए और इसी तरीके से हमारे दीगर ममालिक की तरफ से जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर्स जो है उनका सिलसिला जारी रहा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है रात की मीर यूसुफ साहब की जानिब से, मीर यूसुफ साहब जो है आपको मालूम है कि उनका अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पर वो आए हैं। असल बात ये है कि इल्ज़ामात लगाना जो है वो बिल्कुल ये तो ब्लेम गेम चलती रहती है, दोनों तरफ से आपके इल्म में है
लेकिन ज़रूरी इस बात मेरे ख़्याल में ज़रूरत इस अमर की है कि उनके खिलाफ ठोस शवाहिद जो है वो दिए जाएँ। और इसी तरीके से कुलभूषण यादव का जो केस था, जो कि एक बहुत बड़ा सबवर्सिव एक्टिविटी थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सबसे बड़ी एक हाज़िर सर्विस ऑफ़िसर इस रैंक का, जो किसी मुल्क के अंदर सबवर्सिव एक्टिविटी के अंदर मुलविस रहा, उसके ऊपर अभी तक हमने क्या पेशरफ्त हुई और हम वो मुकदमा कहाँ खड़ा हुआ है। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि जब जनरल राहील शरीफ साहब ने उसको सज़ाए मौत दी थी, तो बाकी तरह के जितने भी लोगों को सज़ाए मौत हुई, उसमें तो आपको याद है काज़ी साहब कि वो अगले ही दिन या उसी रात जो है उसकी एग्ज़ीक्यूशन हो जाती थी। कुलभूषण के मामले पे उस वक़्त की हुकूमत ने लैतो-लाल से काम लिया और उसको तकरीबन 2 माह डिले कर दिया, जिसके ऊपर हिंदुस्तान को ये मौका मिल गया कि वो चले जाएँ। लेकिन माज़ी की भी दास्तानें तल्ख़ हैं। कश्मीर सिंह है, सुरबजीत सिंह है, ये वो लोग हैं जिन्होंने दहशतगर्दी की और फिर बाद में बाइज़्ज़त रिहा होके चले गए। तो मैं तो सिर्फ़ एक ही बात जानता हूँ और वो ये कि हुकूमत वक़्त अगर इसके ऊपर सीरियस है, तो फिर सबसे पहले तो वो केस नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाए, जो नरेंद्र मोदी ने एक्सेप्ट किया हुआ है ढाका के अंदर कि मैं वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक कारकुन था जिसने मुक्ति बाहिनी का साथ दिया और मैंने पाकिस्तान को तोड़ने में किरदार अदा किया। ये सबसे बड़ा उसका एतराफ़ जुर्म मौजूद है। अच्छा सर, आपने मोदी साहब का ज़िक्र किया। जब से मोदी साहब की हुकूमत आई, हमने देखा कि भारत के हवाले से दुनिया भर के जो ज़राए अब्लाग हैं, उनके अंदर बातें आ रही हैं, स्टोरीज़ आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा उन पे क्रिटिसिज़्म हो रहा है। अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें, तो अफ़गानिस्तान के अंदर कहा जाता है कि जो रॉ है, वो अपना नेटवर्क चला रही है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो हमले हुए, ख़ुसूसन एपीएस का जो हमला हुआ, जिसमें हमारे 140 के करीब बच्चे शहीद हुए, उसमें भी रॉ मुलविस थी। रॉ के हैंडलर्स डायरेक्ट उन लोगों के साथ मुलविस थे। जो लोग उसमें मुलविस थे, वो दिल्ली भी जाते रहे। तो क्या ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट भारत की पॉलिसी में नई है? क्या नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद रॉ ने इस तरह की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में करवाना शुरू की? लेकिन जहाँ तक भारत की अभी मौजूदा सूरत-ए-हाल है, अगर आपको याद होगा अतर काज़मी साहब, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। भारत का जो पाकिस्तान में आपने एपीएस का ज़िक्र किया, तो एपीएस का वाक़या अभी पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर नहीं आया था, हमें नहीं मालूम था। लेकिन दिन को 11 बजे तकरीबन जब हमारे मीडिया को तो देर से पता चला, लेकिन रॉ के जो फॉर्मर चीफ थे विक्रांत सूद, उनका बाकायदा ट्विटर के ऊपर पैगाम मौजूद है जिसको मैं बारहा कोट कर चुका हूँ कि मोर एक्सप्लोजन्स एंड मोर कैजुअल्टीज एक्सपेक्टेड इन एपीएस। उनको ये बात कैसे पता चली? बात तो ये है। तो हमने माइन्यूटली इन चीज़ों को डिटेल से स्टडी नहीं किया और मेरे ख़्याल में हमने भारत को जो है वो एक किस्म का हमने ढील दी। ये वो चीज़ें हैं जो एक बाकायदा एक मुकदमे के तौर पर हमें इसको एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ टेररिज्म एंड जस्टिस के अंदर हमें ये मुकदमात लड़ने पड़ेंगे। भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है वो न सिर्फ इस खित्ते के अंदर बल्कि हालिया जो फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन जिसका आप रेफर कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन आपको पता है कि इंतहाई अहम वो मैगज़ीन है और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई भी ऐसा लीडर है जो उसको ना पढ़ता हो। और अगर वो एलिगेशन लगा रहा है भारत के ऊपर दाइश के साथ कनेक्टिविटी का, तो आपको याद है कि भारत ने कुछ अर्सा पहले ये भी ड्रामा रचाया कि कश्मीर के अंदर दाइश मौजूद है और दाइश के झंडे जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर दिखाए गए। इसका क्या मतलब था? भारत का गठजोड़ भारत की 4.2 बिलियन डॉलर की ओपन इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने काबुल रिजीम के साथ की हुई है और उनको अमेरिका के इनखला के बाद जो है वो पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। उनको ये समझ आ रहा है कि प्रो पाकिस्तान हुकूमत वहाँ आने को है। इसी वजह से भारत जो है वो अब ये ओछे हथकंडों के ऊपर आ गया और भारत आहिस्ता-आहिस्ता जो उसके दाइश के साथ, जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो उसके रवाबित है, वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि सीआईए ने सैफरॉन टेररिज्म का नाम दिया भारतीय आरएसएस को और बाकायदा उन्होंने पहली दफा भारत के खिलाफ दहशतगर्दी का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, वो किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि ये सैफरॉन यानी कि ज़ाफ़रानी दहशतगर्द हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर भारत को ये सब कुछ कहा जा रहा है और फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन के अंदर भी आ रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर भी आ रहा है और इससे पहले जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर यूनाइटेड नेशन की तरफ से 2 रिपोर्ट्स जारी हो चुकी हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि इसने भारत ने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की और तमाम कवानीन को
पैरों तले रौंद डाला है रियासती दहशतगर्दी के तहत, तो फिर क्या उनके ऊपर किसी ने पाबंदी आयद की? जिसने पूरे खित्ते का जीना हराम किया हुआ है, वो श्रीलंका हो तो वो वहाँ दहशतगर्दी करवाता है, वो भूटान हो तो वहाँ दहशतगर्दी करवाता है। वो हद ये है कि म्यांमार के अंदर बाकायदा जब पूरी दुनिया जो है ऑन्ग सान सूची को जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रही थी, जेनोसाइड के ऊपर ख़ास तौर पे रोहिंग्या के हवाले से, उस टाइम पे भारत जो के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो कि एक दरिंदे-नुमा सिफ़्त इंसान है, वो वहाँ पहुँच गए और उनका जो है वो पुष्ट-पनाही कर रहे थे। यानी कि भारत जो है चीन के साथ जो काम कर रहा है, जो ईटीआईएम की सपोर्ट कर रहा है भारत, ये क्या कर रहा है? ये हमें नहीं मालूम। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो वो खेल खेल रहा है, बलूचिस्तान का आपने ज़िक्र कर दिया काज़ी साहब। बलूचिस्तान के अंदर बाकायदा हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जो है लाल किले पर खड़े होके कह रहा है कि हम बलूचिस्तान को जो है वो पाकिस्तान से जो है अलहदा करेंगे। इससे बढ़कर भी कोई दहशतगर्दी हो सकती है एंड स्टिल द वर्ल्ड इज़ जस्ट वेटिंग, वेटिंग एंड वेटिंग व्हेन देयर इज़ इनफ एविडेंस अगेंस्ट देम। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसके अब बेसिस अफगानिस्तान के अंदर है। हालिया अरसे में तहरीके तालिबान ने दीगर जमातों के साथ अपना मर्जर भी किया है। उसमें भी ये इल्ज़ामात हैं कि भारत की एम्बेसी ने वहाँ पे उनकी फंडिंग की और वहीं से उनको पैसे मिल रहे हैं। इस तरह की इत्तलात पाकिस्तान के पास कब से हैं? ये क्या कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है या इसलिए कि तहरीके तालिबान तो आपको पता है सवात ऑपरेशन के बाद से वहां पे वो लोग चले गए थे, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। पहले भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही थी पाकिस्तान के पास या फिर ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है? नहीं, ये बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन है। ये ऐसी बात नहीं है, मुझे खुद पता है इस चीज़ का, इसलिए मैं किसी और को क्या बोलूँ। और इस बात को बाकायदा जो है वो मुख्तलिफ जो फ़ोरम्स थे, उन पे डिस्कशन हुई है इसके हवाले से। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का जिस तरह से आपने मुल्ला फ़ज़लुल्लाह की बात की, जब वो वहाँ से पाकिस्तान से वहाँ चले गए और सूफ़ी मोहम्मद जो है वो गिरफ्तार हो गए, उसके बाद ये सूरत-ए-हाल यकसर तब्दील हो गई। ज़ाहिर है उनको भारत की पुष्ट-पनाही हासिल हो गई और हैरानकुन बात ये है कि एक 9-0 पाकिस्तान के अंदर है और उसका क्या किरदार रहा ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और उसके मरासिम किस-किस ममालिक के साथ थे, वो भी आप जानते हैं, हम सब जानते हैं। एक कमाल की बात ये है कि एक 9-0 अफ़गानिस्तान में भी है। एक बाकायदा उसका नाम ही 9-0 है। वो 9-0 क्यों है? और वहाँ कुन्नड़ में बैठ के क्या काम होते हैं? वहाँ एक जगह है सूबे नूरिस्तान। नूरिस्तान के एक शहर है जिसको नौम कहते हैं। वहाँ बाकायदा रॉ, सीआईए, मोसाद और इस तरह की ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, खाड का, वो एनडीएस जिसको अब कहा जाता है, वहाँ बाकायदा एक हेडक्वार्टर है उनका और उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है, डिस्टेबलाइज़ पाकिस्तान। और वो ये चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज़ेशन की तरफ लेके जाएँ, ताकि वो डीमिलिटराइज़ेशन करवाते हुए डीन्यूक्लियराइज़ेशन की तरफ आपको घसीटें। क्योंकि एक ऐसा पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान के इस बड़ी कामयाबी जो तालिबान अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं, जिनको कामयाबी हुई है अमेरिका के खिलाफ और वहाँ एक नया निज़ाम आने को है। और भारत को ये नज़र आ रहा है कि अगर वो नया निज़ाम आ गया, तालिबान की हुकूमत आ गई, तो फिर भारत की तमाम इन्वेस्टमेंट जो है, वो डूब जाएगी और जो वस्ती एशियाई की तिजारती मंडियाँ हैं, वो वहाँ तक रसाई उनके लिए मुमकिन नहीं होगी। चाहे वो कैज़ा 1000 प्रोजेक्ट हो या आपका जो है टैपी का प्रोजेक्ट हो। तो भारत को एनर्जी की शॉर्टेजेज़ हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर भारत पाकिस्तान को बायपास करके ये काम करना चाहता है और वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहता है, ख़ास तौर पे कराची में। इसी तरीके से वो अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ रखना चाहता है ताकि उसके सम्राट पाकिस्तान ना उठा ले। ये इसकी बुनियाद है और ये सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बहुत पहले से खबरें मौजूद थी कि भारत जो है इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब लोग अंदर जाते हैं भारत के, देखिए ना 5 कौंसल खाने मौजूद हैं पाकिस्तानी सरहद के ऊपर अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान कब से इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि 5 कौंसल खाने जो कि ब्रिगेडियर ऑफिसर्स सर्विंग वहाँ वो बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कोई कोई हॉकी की गेम तो खेल नहीं रहे, वो दहशतगर्दी का जाल बुन रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बुन रहे हैं। अच्छा सर, आपने तालिबान का ज़िक्र किया, आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि तालिबान ऑब्वियसली अब फ्यूचर जो अफ़गानिस्तान है, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अमेरिका ने भी मान लिया है, अमेरिका उनके साथ बैठा भी, मुज़ाकरात भी किए। इसी साल के अवाइल में सर फरवरी में तालिबान ने कहा कि हम उन्होंने एक मुआहिदा किया कि तशद्दुद में अब कमी होगी, जंग को बतदरीज ख़त्म किया जाएगा। लेकिन हालिया दिनों में इसी हफ़्ते 1-2 हफ़्ते पहले तालिबान की जानिब से अटैक्स में इज़ाफ़ा हुआ है। हमले हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, फिर अमेरिका ने भी कुछ जगहों पे फ़ज़ाई बमबारी की, रिएक्शन दिखाया। इस तरह तो लगता है ऐसा है कि थिंग्स जो हैं वो दोबारा पीछे जा रही हैं और हो सकता है कि ये जो तमाम मामला है
अमन का मामला, पीस प्रोसेस, ये पूरा मामला खटाई में पड़ सकता है। और तालिबान के हवाले से हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान को जब उन्होंने खत लिखा, 2 बंदों का उन्होंने जिक्र किया कि जिनके ऊपर वो एतबार करते हैं, या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ को भी उन्होंने बताया कि उनकी बात वो सुन भी लेते हैं और अपनी बात उनको पहुंचा भी देते हैं। उन 2 बंदों में आप भी थे। तो आपको तालिबान अब क्या बता रहे हैं, वो क्यों ये दोबारा उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, अमन क्यों नहीं आने दे रहे वो? देखिए, आप जो बात फरमा रहे हैं काज़ी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन उसमें ये है कि जब मुआहदा हुआ था, तो उस टाइम पे ये भी मुआहदा हुआ था कि ना इत्तेहादी फ़ौजी यानी कि अमरीकी फ़ौजी उनके ऊपर हमला करेंगे और ना वो हमला करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है वो मुआहदे की पासदारी दोनों तरफ से नहीं हुई। पहले इनिशिएट जो था, वो अमेरिका ने किया और फिर मुख्तलिफ मामलात के ऊपर फिर अफ़गान हुकूमत जो थी, उन्होंने भी इनिशिएट वहाँ किया। और अपने तईं जो है उन्होंने वहाँ बमबारी की और तालिबान को जो है निशाना बनाया। फिर आपको पता है बैतुल-लाल से काम लिया उनके कैदी रिहा करने में, जिससे मामलात खराब होना शुरू हो गए। यानी कि दूध तो दिया लेकिन उसके अंदर मैंगनियाँ डाल के जो है वो देने की कोशिश की। इसलिए हमें अफ़गानिस्तान की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ये समझना ज़रूरी है। व्हाइट हाउस और सीआईए जो है वो एक पेज के ऊपर हैं। वो एग्ज़िट चाहते हैं एज़ सून एज़ पॉसिबल और उसका इज़हार आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कर भी दिया और ये उनके इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा भी था। लेकिन साथ ही साथ पेंटागन जो है कि वो अपनी अफ़गान कमांड को ख़त्म नहीं करना चाहते। इसलिए एक डायकोटोमी है इस सारे सिनेरियो में। लेकिन मेरा ख़्याल है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं, उन्होंने अपना एक पत्ता जो था, जो इलेक्शन कैंपेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुरुप का पत्ता जो था, वो उन्होंने खेला है अफ़गानिस्तान से वापसी का और अफ़गानिस्तान के अंदर अब अमेरिका जो है, वो ज़्यादा देर रह नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि उनको उतने रिसोर्सेज़ क्या अवेलेबल होंगे कि अगर वो $3 ट्रिलियन जो है दोबारा लगा लें। इसी तरीके से वो 1,48,000 मज़ीद फ़ौजी जो है वो ले आएँ और इसी तरह से सवा लाख कॉन्ट्रैक्टर्स ले आएँ और साथ फिर इत्तेहादी ममालिक 48 मौजूद हों साथ, ऐसा अब पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ अमेरिका जो है वो अब एक डिक्लाइनिंग पावर है और सबको ये नज़र आ रहा है कि खित्ते के अंदर जो है, ना सिर्फ भारत आइसोलेट रह गया है बल्कि चाइना की डोमिनेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए जो जहाँ तक तालिबान का ज़िक्र आपने फरमाया, तालिबान ने अपनी किसी भी जो मुआहदे की शर्त थी, उसके ऊपर उन्होंने कमज़ोरी नहीं दिखाई। उन्होंने पहले दिन से जो शर्तें रखी थी, वो उन्हीं के ऊपर कारबंद हैं, लेकिन कुछ स्पॉयलर्स हैं, जिनके अंदर भारत ख़ास तौर पे स्पॉयलर मौजूद है। मैं समझता हूँ कि अभी अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो पाकिस्तान में आए 3 रोज़ा दौरा करके और उससे पहले आपको पता है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है, बावजूद सैंक्शंस के उनको यहाँ पाकिस्तान की तरफ भेजा गया, बल्कि हाँका गया अगर मैं कहूँ लफ़्ज़, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई और फिर उनके लिए सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से पाबंदियाँ खोली गईं। वो आके यही हम ये चाह रहे थे कि वो किसी तरीके से काबुल रिजीम के साथ बैठें। लेकिन वो काबुल रिजीम के साथ नहीं बैठना चाहते, वो इंट्रा अफ़गान डायलॉग के अंदर वो चाहते हैं कि जो भी मामला हो वो अमेरिका जब वहाँ से एग्ज़िट करेगा, उसके बाद ये उनका इंटरनल मैटर है, वो किसके साथ बैठें, किसके साथ ना बैठें। अब ये सिर्फ़ पेंटागन की शरारत है कि वो किसी सूरत और ज़ाहिर है भारत उसमें पूरी तरीके से मुलव्विस है और इज़राइल भी चाहता है कि किसी तरह से वो इस खित्ते में फँसे रहें, क्योंकि तभी आपने देखा नहीं कि इज़राइल से जल्दी-जल्दी मुसलमानों के हाथ मिलवाए जा रहे हैं, अरब दुनिया को उससे गले लगाया जा रहा है, ताकि एग्ज़िट पॉलिसी के बाद उनके लिए थ्रेट्स जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएँ। ये सारी स्टोरी है, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं। ये जूँ-जूँ एग्ज़िट के दिन करीब आना शुरू हो जाएँगे और जूँ-जूँ अमेरिकन इलेक्शन करीब होगा, आप देखेंगे कि एग्ज़िट उतनी ही जल्दी रहेगा बिकॉज़ एनी मिलिट्री इन द वर्ल्ड नीड्स टू बी टारगेट ओरिएंटेड। एंड व्हाट इज़ देयर टारगेट इन अफ़गानिस्तान? इफ ओसामा बिन लादेन इज़ नॉट देयर, अल-कायदा जो है उसके हवाले से, तो फिर वहाँ वो करेंगे क्या? बात ये है कि और फिर वो दे हैव लॉस्ट द वॉर और जिनको कल तक वो दहशतगर्द कहते रहे तालिबान को, दहशतगर्द तो नहीं रहे क्योंकि वो तो उनके साथ बैठ गए। जिस दिन बैठ गए, उस दिन जी, दहशतगर्दी का जो लेबल था वो खत्म हो गया। इसलिए ये चंद दिन की बात है, हालात बहुत क्लियर हो जाएँगे। ठीक। अब्दुल अकल साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।